हेलो बच्चों, वापस वेलकम टू डीके बॉस फिजिक्स स्कूल। थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा कंटिन्यू करते हैं ना, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका तो ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ सबके साथ हुआ। लेकिन जो तीसरा JEE मेंस का जो तीसरा अटेम्प्ट ये उसका 3 दिन पहले रिजल्ट आया, उसमें 17 स्टूडेंट ने 100% मार्क्स गेन किया है। एक स्टूडेंट तो ऐसा भी था कि जो सेकेंड वाले अटेम्प्ट में भी उसका 100% आया था और इस अटेम्प्ट में भी उसका 100% मार्क्स आया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास एंड कैविटी। अब ये क्या होता है, ये ऐसा होता है कि जैसे कि कभी कभी किसी भी बॉडी का, किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का, या फिर आप किसी डिस्क्रीट पार्टिकल्स का बहुत सारे हों, तो उनका आप सेंटर ऑफ मास जब कैलकुलेट करते हो तो जो फार्मूला आप यूज़ करते हो। लेकिन मानो कि ये सोचो कभी भी कि मान लो कि उसी बॉडी में कोई ऐसी कैविटी अगर आपको दे दी गई हो, क्या दे दी गई हो, कैविटी, तो उस कैविटी के साथ में आपको पूछेगा कि अब इस रिजल्टेंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हम जैसे कि अब हम डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन नहीं लेते हैं आपके लिए। कहने का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन मतलब ये हो गया कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इसका मैं 2 मेथड आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन क्या क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेते हैं और क्वेश्चन से ही समझते हैं, ताकि उससे ज़्यादा मजा आपको आएगा। दोनों मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसा कोई प्लेट है या फिर कुछ ऐसा कोई डिस्क है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है अपने को दिया हुआ, r दिया हुआ है। ठीक, अब हमने कहा कि हमने इसमें एक कैविटी क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, या फिर एक कैविटी को हमने बना दिया इसमें, है ना। थोड़ा सा ये ऊपर बनना चाहिए, है ना, थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए था, यहाँ पे सेंटर ये ऊपर थोड़ा जाना चाहिए था। चलो ऊपर इसको बना देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो है r/2। यानी कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें हमने r/2 का एक कैविटी प्रोड्यूस कर दिया। अब एग्जामिनर पूछ रहा है, देखो बहुत ही मतलब जेन्युइन क्वेश्चन जो होते हैं, जेन्युइन वे जो होते हैं, उस टाइप का इजी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका आप सेंटर ऑफ मास या फिर इस ऐसे रिजल्टेंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो हमने कहा कि ये पूरा डिस्क है, तो इसका 2 मेथड। पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा जो मेरा मेथड है, मतलब बहुत लोगों का मेथड है, लेकिन जिससे मैं ज़्यादा वो मुझे मतलब सूट करता है, वो अच्छा लगता है कि स्टूडेंट इससे ज़्यादा फिजिबल फील करेंगे, है ना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने कहा कि पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था। ठीक है, पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमने इसको ले लिया कि ये ओरिजिन पे था, है ना। तो हमने कह दिया ठीक है। तो हमने कहा कि यार पूरे डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास आपने लिखा है ना, वो ओरिजिन, तो आप कहोगे कि सर वो तो 0,0 है। ठीक है, चलेगा। और ये जो कटी हुई डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से मान लो कि ये 0,0 है, तो ये r/2,0 हो जाएगा, है ना। तो हमने लिख दिया इसका पूरे का मास m आ जाएगा, है ना। पूरे का मास m है, तो छोटा सा r/2 वाले का मास आप निकालना जानते हो। इस डिस्क का जो मास होगा वो पहले तो हम लोग सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा की वैल्यू m/πr² आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिस्क के एरिया से, जिसको हम लोग πr²/4 बोलेंगे। ठीक है, तो πr² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मास डायरेक्टली आपको, सॉरी ये सिग्मा है, ये ओनली सिग्मा है, ये सिर्फ सिग्मा है, और ये सिग्मा जो हमने पूरा लिखा है ये सिग्मा है ना। मैंने उसी के साथ आपका मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये सिग्मा एरिया है इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा m/4, यानी कि m/4 मास इसका आ रहा है, किसका, इसका। तो m/4 मास। अब हम आएंगे कि सेंटर ऑफ मास लिखना है अपने को। तो हमने कहा कि बड़े वाले डिस्क का मास m है,
लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के अलावा क्या है, 0 है। चलो भाई आगे आते हैं। प्लस अब हमने कहा कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दी दिस का कितना है, तो इसका हम लोग कहाँ देखेंगे, यहाँ से है ना ऑब्वियसली। तो हमने कहा कि m इंटू आर बाई टू अगर करते हैं, है ना, हमने कहा कि m बाई आर बाई टू इंटू 4 डिवाइड बाई 4 उसका मास डिवाइड बाई m बाई 4, ठीक है, m बाई 4। देखो ये इधर ऐसे है, ऐसे। अब हमने अभी 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 खेल खत्म नहीं हुआ है। m बाई 4 प्लस अभी ये क्या है, m है ना, तो ये कितना आ गया आपका, जोड़ के बताइए मेरे को। लेकिन आप ये चीज सोचिए कि अब हमने कहा कि यार ये m बाई 4 प्लस m जो होगा वो 5m बाई 4 आ जाएगा, और ये चीज जो है ये m r बाई 8 और ये 5m बाई 4 है ना, ये 2 आ जाएगा इधर, और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये r बाई 10 आपका आ रहा है ना। अच्छा, ऐसा आंसर आ सकता है क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हमने कहा कि यार ये तो हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, यानी कि बच्चे जो गलती करते हैं, स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, प्लस माइनस इन सब सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन गलती आपको नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी है वो कौन बताएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अब हमने कहा कि यार जो फॉर्मूला हमने इंट्रोड्यूस किया है इसके लिए वो क्या होना चाहिए, वो यही होना चाहिए, ज़्यादा कुछ खास बात इसमें नहीं है। चलिए अब देखते हैं उसको, यानी हम लोग इसको एरिया के मेथड से करेंगे, यानी कि A1 सेंटर ऑफ मास R1 माइनस A2 सेंटर ऑफ मास R2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास का। किसका, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला। आइए फॉर्मूले से थोड़ा करते हैं, वो उसका खेल बाकी है, अभी उसका खेल बाकी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इस फॉर्मूले को अगर हम लोग लगाते हैं तो A1 मतलब क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 0 है ना, वही है अपना, प्लस नहीं माइनस A2 पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और इंटू R2 मतलब कि यार इधर से ये प्लस R बाई 2 में है, डिवाइड A1 माइनस A2 यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब हम इसी से इसको भी रिलेट करते हैं कि मास का क्या चक्कर आता है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो इधर से पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन होकर कट जाएगा, है ना, तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 और ऊपर बच जाएगा r बाई 8। तो हमने क्या किया, हाँ, तो r अपॉन 8 डिवाइड में आएगा क्या, पाई आर स्क्वायर कटा, पाई आर स्क्वायर इधर से, और ये पाई आर स्क्वायर r ऊपर नीचे ऊपर बच रहा है सर, तो यानी कि यहाँ बच गया 1 माइनस 1 बाई 4 आएगा 3 बाई 4, ठीक है। तो क्या आएगा 3 बाई 4 ये आया। तो हमने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या आता है। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 2, ये आ गया, तो ये आ गया r बाई 6। अच्छा, लेकिन ये r बाई 6 नहीं, ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस लिखना आपको जरूरी है। तो माइनस r बाई 6 यानी कि इसका मतलब क्या कि हमने जो सारी पॉइंट्स ली थी इसको ओरिजिन मान के, यानी कि इसी का सेंटर ऑफ मास 0,0, यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि इतने पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये रंगा हुआ पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू r बाई 6 होगी। लेकिन हमने क्या यहाँ पे कौन सी गलती की है कि हमको एरिया वाले फॉर्मूले पे शिफ्ट करना पड़ रहा है। कोई गलती नहीं की है, देखिए ध्यान से इसमें कि उसमें थोड़ा सा माइनर, जो बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं m1 r1 प्लस m2 r2, हमेशा वो काम नहीं करना होता है। ये चीज आपको मगज में बिठाना है कि हमेशा वो काम नहीं करना होता है। अब देखिए इसमें से कॉमन अगर आप लेते हैं तो क्या आपका क्या कहानी बनता है, ये वही चीज हो जाएगा। देखो 1/4 में आया तो यहाँ m/4 आया,
यानी कि वो वाला चीज तो एम एम तो कट जाएगा, r/8 ही यहाँ पे भी आया है, r/8 यहाँ पे भी आया है, यानी कि माइनस का अंतर है, यानी कि सिर्फ माइनस हमको देखना पड़ेगा कि अब माइनस क्या है ऑब्वियसली। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हम अगर सिर्फ और सिर्फ माइनस अगर हमने लगा दिया तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वापस कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा m m m कैंसल, तो ये r/8 और डिवाइड में 3 है ना, 1/4 माइनस, एक सेकेंड कुछ गलती हो गई क्या, हाँ m माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है ना, ऐसे ही है ना, बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा कैसे घटाएंगे ना, तो ये r/8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3m और सॉरी 3/4, ये आ गया 2, ये वापस माइनस r/6 आ जाएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला बन गया। यानी कि आपको देखना ये है कि जब हम लोग बहुत सारे मास को देखो, अब इसमें डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, जादू क्या है, जादू ये है कि इस फॉर्मूले की रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है, नहीं ये फॉर्मूला रटना है जो बच्चे बार बार रटते हैं। आपको क्या करना है कि जब आप बहुत सारे मास का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे होते हो तो सबको क्या करते हो, इकट्ठा करते हो, इसका भी इफेक्ट लिखते हो, उसका भी इफेक्ट लिखते हो, इसका भी लिखते हो, सबका लिखते हो, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी आप एक मास को हटा रहे हो, यानी कि इसका नहीं लिखना है तो ऑब्वियसली उसके लिए सबट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, यानी कि उसका जो इंक्लूड करना है उसमें उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, बाहर करना है, उसका मास आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि वहां पे हमने m माइनस m/4 किया, नहीं तो अगर इसका लिखना रहता तो हम m प्लस m/4 करते, यही भी प्लस करके देखते तो भी हमारा काम यहाँ पे सेंटर पे हमारे लिए यहाँ पे ये वैल्यू आती है ना। तो ये माइनस r/6 दोनों वाले फॉर्मूले से, तो यानी कि सिंपली आपको क्या करना है कि जिस कैविटी की वजह से सेंटर ऑफ मास नहीं लिखना है उसका मास और उसका सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ध्यान दें, रीजन भी मैंने बता दिया है, क्योंकि उसकी वजह से हमको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया कैविटी का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा सकता हूं, लेकिन फालतू टाइम पास है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है। जो भी कैविटी रहे उसको ध्यान से आपको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से नहीं लिखना है। चलिए आइए देखते हैं वापस। अब हमने कहा कि यार मान लो कि क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए, है ना। तो COM रिजल्टेंट जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका फॉर्मूला हमने कहा कि m जो मास है जिसके अंदर कैविटी है वो लिख लीजिए, उसका सेंटर ऑफ मास r1 लिख लीजिए वेक्टर के साथ, ये आपको भूलना नहीं है, माइनस अब जो कैविटी है इसका इसलिए C लिख दे रहा हूं यहाँ पे, उसका सेंटर ऑफ मास जिसको हम लोग वापस कैविटी लिख दे रहे हैं, कैविटी का सेंटर ऑफ मास। ध्यान देंगे कि वो भी कैसे होगा, वो भी वेक्टर पे होगा, वेक्टर को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है ना, वेक्टर को आपको कभी भी छोड़ना नहीं, यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये कैविटी हो गया, कैविटी का पोर्शन आप इसी तरह करते रहिए, कहीं से भी कुछ भी निकालिए बड़े आराम से, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बहुत लोग वॉल्यूम वाला यहीं पे इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो कोई जरूरत नहीं है रटने का, ठीक है। तो आगे आते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। आगे हम लोग दूसरी चीज ये देखेंगे कि मान लीजिए कि बहुत सारे सिस्टम है ना, पहले हमने देखा था सेंटर ऑफ मास ऐसे हमने निकाला था, सेंटर ऑफ मास क्या निकाला था, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, है ना, ये सब निकाला था ऐसे, प्लस डॉट 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 प्लस mn rn, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ये हमने निकाल रखा था। अब हमको क्या करना है, हमने कहा कि यार थोड़ा सा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के चक्कर में पड़ते हैं, तो सिंपली आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास अगर पता है तो उसको अगर हम लोग मतलब डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन, है ना। तो इसको बारी बारी क्या कर देंगे, प्यार से डिफरेंशिएट कर देंगे, प्यार से, इसको वो नहीं करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करना है आपको, नाराज हो जाएगा ये, ठीक है, धक्का मुक्की नहीं। आइए फिर हमने कहा कि ये बस प्यार से उसी तरह करते रहेंगे तो नीचे एक कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो इसको चेन रूल के हिसाब से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dr1 by dt प्लस dr2 by dt प्लस dr3, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं
यानी कि v1 वेक्टर m1 प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर, है ना, इस तरह जाएगा ये अनंत तक m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। इसी तरह आप आगे कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, VCOM, है ना, ये बोल सकते हैं। प्यार से अब इसका जो नीचे इसका छोटा और बड़ा भाई है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन, इसको भी डिफरेंशिएट प्यार से कर देंगे। तो dVCM डिवाइड बाई dt, तो हम लोगों को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल सकता है इस तरह। तो कैसे, इसी तरह dV1 बाई dt, dV2 बाई dt, तो उस तरह आगे हम करते जाएंगे चेन रूल के हिसाब से। तो वापस हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपका A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3, ठीक है। तो इस तरह आगे आप जाते जाएंगे, नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये क्या निकाल लिए हैं, ACOM हमने निकाल लिया है, यानी कि ये तीनों फॉर्मूला, जो तीनों में कोई खास अंतर नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल बड़े आराम से, है ना, एकदम इजी मक्खन है। अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्वेश्चन फटाफट, है ना, टाइम वेस्ट करना नहीं है, फॉर्मूला लल्लू है, आपको पता ही होगा। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। आइए अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या मजा आने वाला है। आगे हमने कहा कि चल भाई ठीक है, थोड़ा इसके ऊपर कुछ करते हैं, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक क्या है, बिल्डिंग है। मुंबई में बिल्डिंग बहुत सारी है, आपको पता ही है। तो एक आपका फ्रेंड है जिसका नाम डी है, और दूसरा आपका फ्रेंड है जिसका नाम ए है, ठीक है। इसका नाम हो गया मान लीजिए कुछ अमित, और इसका नाम हो गया मान लीजिए ब्रजेश, ठीक है। तो ब्रजेश और अमित यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अमित और ब्रजेश, ठीक है। तो अमित और ब्रजेश बैठे हुए हैं, यानी कि मान लीजिए कि ये कुछ 100 मीटर का एक टावर है, ठीक है, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक एकदम टॉप फ्लोर पे। तो हमने कहा कि यहाँ से हमने गेंद फेंका जिसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से गेंद हमने फेंका क्या किया, फेंका जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये ऐसे मान लेते हैं, इसका मास भी ऐसे आपको गिवन है, ये मान लीजिए 1 kg है और ये मान लीजिए कि 2 kg है, ऐसे करें, ठीक है। तो देखिए कई बात इसमें ये होती है ना कि मैं आपको थोड़ा 2-3 पॉइंट समझाता हूँ इसका, कि जब कभी भी आपका एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा होता है, ठीक है, एक सिस्टम आप एज्यूम करते हो, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तभी चेंज होता है कि जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है। क्या लगता है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने कहा कि इस पूरे बॉल को हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम एज्यूम करेंगे, इस पूरे बॉल को एक सिस्टम की तरह एज्यूम करना है, ठीक है। 100 मीटर की बिल्डिंग है। अब हमने कहा कि यार बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बड़े आराम से एक सिस्टम हमने एज्यूम किया, इसके ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो नो एक्सटर्नल फोर्स, सो सेंटर ऑफ मास जो है वो आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है ना। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब डिस्प्लेसमेंट भी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम आपको एक मतलब कि अलग तरीके से उसको भी हम करके दिखाएंगे क्या होता है। अभी फिलहाल ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी इन दो बॉल को एक सेंटर ऑफ मास मतलब एक सिस्टम की तरह कंसीडर करना है। तो आइए उसको देखते हैं, है ना। तो ये रही राम कहानी, यानी कि आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि मास है 1 kg, नीचे जा रहा है यानी कि माइनस जे मतलब -30, जे हमने ले लिया, प्लस आगे लिखेंगे ऊपर जा रहा है वेक्टर ध्यान रखेंगे, हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं कि वेक्टर को डिनोट नहीं करते, तो आंसर आप डिनोट करके नहीं निकाल रहे तो वही ऑप्शन ए में दिया रहता है और ठोक के आगे चले जाते हो। 2 kg ऊपर जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, है ना, मास 3 kg। ये आ गया आंसर कितना, ये जे कैप यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर क्या कर रहे हो आप। तो ये कितना -30 और ये +100, यानी कि कितना आ जाएगा 70, है ना, 70 जे
डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि इन दो बॉल को अगर हम सिस्टम एक सिस्टम एज्यूम करते हैं और उस सिस्टम का अगर हम वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहते हैं तो वो हमारा ये आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आसान हो गया। अब मान लीजिए कि एक्सेलरेशन वाला अगर करना चाहें हम, तो मान लीजिए कि एक्सेलरेशन वाला मान लीजिए कि 90 डिग्री है ना, ये ऐसे 90 डिग्री है, ठीक। और हमने एक इधर ब्लॉक लगाया, एक इधर ब्लॉक लगाया, ठीक है। और ये एंगल हमने ले लिया 30 डिग्री और ये एंगल ले लिया हमने 60 डिग्री, ठीक है। 60, 30, 90, 180, ठीक। तो हमने इसका मास लिया 2 kg, इसका मास लिया 3 kg, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज दी एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी कि हम लोगों को ये दो एक सिस्टम बने तभी तो हम मतलब कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तभी बता पाएंगे ना। तो हमने कहा कि आइए भाई देखते हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे। हमने कहा कि ये नीचे की तरफ किस तरह जाएगा, नीचे की तरफ इसका ऑब्वियसली स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो कितने से mg sin 30 से, है ना। तो mg sin 30 मतलब 2g sin 30 और ये नीचे जाएगा 3g sin 60, ठीक है। ये एक्सेलरेशन होगा। तो हमने कहा कि यार एक काम करो ना, अब हम देखो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहला डल मेथड हम आपको समझाते हैं। डल मेथड क्या है, यानी कि बच्चे जो मतलब जनरली इससे अप्रोच करते हैं, टाइम बचाने की कोशिश नहीं करते, वो मेथड कौन सा है। ये मेथड इसमें ये है कि जब इधर की तरफ बच्चे निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो वो क्या करते हैं कि ये एक्सेलरेशन मान लीजिए निकाल लिया इन्होंने, ये आया 2g sin 30। अब इसका लेंगे कंपोनेंट, एक x में निकालेंगे, एक y में निकालेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए उसने कहा कि आप रिजल्टेंट बताइए, तो फिर बाद में आप वही xy निकाल के ऐड करके दोनों का फिर से आप उसका रिजल्टेंट निकालते हो, तो वो करने की जरूरत है। तो ये ऐसा काम करते हैं ना, इसका भी उसी तरह करेंगे, है ना। इधर की तरफ है तो एक इधर की तरफ, एक ऐसे डाउनवर्ड की तरफ, तो ये करने की जरूरत नहीं। आप इसको देख सकते हो कि इसको आप xy की तरह ट्रीट कर लो। देखो ध्यान से, 90 डिग्री है, ये x मान लो, ये y मान लो, खत्म करा। x के अलाउंग, ये y के अलाउंग। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं। एक क्या है x के अलाउंग और एक क्या है y के अलाउंग। मान लीजिए कि इसको इसी तरह ऐसे घुमा दे, ऐसे क्या कर दे, घुमा दे, या फिर ऐसे इसको इसको ऐसे कर दे, तो एक माइनस जे में जाएगा, एक प्लस आई में, नहीं अगर ऐसे रोटेट किया हमने, मान लीजिए कैसे किया, ऐसे रोटेट किया तो एक माइनस जे में, एक माइनस आई में, और ऐसे रोटेट किया तो एक ऊपर एक ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी बात है, आप चाहे जैसे इसको कर सकते हो। 90 डिग्री का खेल है, तो डायरेक्टली आप आंसर इसका लिख सकते हो, डायरेक्टली यानी कि क्या लिखेंगे, ACM इज इक्वल टू मास 2 kg, और ये x में हमने मान लिया, तो ये मान लेते हैं कि हम ये माइनस x में जा रहा है और ये माइनस j में आ रहा है, ठीक है। या फिर इसको अगर हमने ऐसे घुमा दिया तो ये प्लस j में जाएगा, ये प्लस i में जाएगा, तो इस तरह करके कंडीशंस आएगी। देख लो आप, कभी भी आप देख सकते हो कि x y का क्या क्या बन सकता है। देखो एक बना क्या, प्लस j, और एक बना प्लस i, है ना। और एक ऐसे, या तो ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे, हाँ ऐसे भी बन सकता है कि ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक। या फिर एक ऐसे, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन, तो 4 कॉम्बो बन सकता है। प्लस आई प्लस जे प्लस माइनस आई माइनस जे, और माइनस जे प्लस आई, और माइनस आई प्लस जे, ये बन सकता है चारों कॉम्बो, ठीक है। तो किसी से भी आप एक से आप प्रोसीड कर लीजिए। तो इसमें इस तरह, लेकिन बच्चे क्या करते हैं भाई, वो तो करेंगे वैसे ही जैसे उनका मन करेगा। तो आप इसमें लिखिए 2g इंटू ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा g इंटू जी प्लस, ध्यान दीजिए 90 डिग्री xy की तरह ट्रीट करना, ठीक है। और ये है 3 kg, 3, और ये क्या है, ये क्या है, साइन 30 √3/2, यानी कि 3g √3/2 इंटू 3 kg डिवाइड बाई 5 kg,
ठीक है। तो इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसमें हमने एक गलती की है। क्या, देखिए फिर से मैंने वो गलती की, वेक्टर आपने नहीं लिखा है, यानी कि 2 ये 1/2 जी आया, तो इसको आई कैप में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसको आपको जे कैप में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं कि इसको -i और इसको +j बोल देते हैं, है ना, -i +j बोलते हैं। चलो इसमें ये वाला कॉम्बो लिया, -i +j, हाँ ठीक है। इस तरह आप आंसर निकाल सकते हो। अब इसका वो बोलेगा रिजल्टेंट बताओ, तो आप तो ये एक प्रोसीजर हो गया। अभी भी है बहुत सारा। चलिए अब देखते हैं वाला क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि ये दोनों बॉल जो है ये सेंटर पे, सॉरी सेंटर बोल रहा हूं, ओरिजिन पे कोलाइड करेंगे। कहां कोलाइड करेंगे? ओरिजिन, ये दोनों बॉल। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन, ये आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, डेटा शायद अलग होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द कोलिजन, ठीक है। और पूछ रहा है 3 सेकेंड पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। किसके 3 सेकेंड? कोलिजन के 3 सेकेंड पहले, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बिफोर द एंड 3 सेकेंड बिफोर द कोलिजन। एंड एक और है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द कोलिजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अब हमने कहा कि चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो हमने कहा कि इन दोनों का एक सिस्टम मानेंगे, तो नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लोग सीधा इन दोनों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी आपको लेना ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे? तो चेंज आपको लेना ही नहीं है। आगे आते हैं हम लोग, लिखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप यार कैसे लिखें? हाँ ठीक है, तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो जे में जो कंपोनेंट इसका आएगा, तो हमने सिस्टम ले लिया, तो ग्रेविटी का इफेक्ट हमको लिखना है एक्चुअली, ठीक है। तो एक इधर हम जब लिखेंगे तो ये आएगा 10 sin 37, 10 cos 37। ये ऊपर है, प्लस जे में है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं। तो x वाला हमारा हमको काम है x वाले से, तो 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? cos 37 की वैल्यू होती है 0.8, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.8, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी जो आपको गिवन है, ये वेलोसिटी आएगी 10.6 यानी 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास ये -i कैप है और ये -j कैप है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि चल ठीक है, ओरिजिन पे हमको देखना है कि क्या है अपने। तो अब हम लोग इसको देख के निकालते हैं। चलो आते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो x वाला पहले निकालते हैं, x, ठीक। तो लिखते हैं x का, पहले a का लिखते हैं पहले। तो ये कितना है? 2 kg, 2 × उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास
वो कितनी है अपनी, इधर है 8 मीटर पर सेकेंड माइनस आई। देखिए फिर बोल रहा हूँ, गलती हो जाती है, मेरे से भी होती है, आप वेक्टर ध्यान से लिखते जाइए, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस याद नहीं रहता। अब इसके बाद एक टक टक इधर की तरफ, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो इसका है अपने पास 0 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6। तो ये अपने पास आ गया -8/3 आई कैप, है ना, VCMX की वैल्यू, यानी कि इन दोनों जब हम सिस्टम कंसिडर करेंगे तो इनकी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी -8/3 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब हमने कहा कि चल भाई y वाला भी देख लेते हैं। आइए अब यहाँ पर a का पहले निकालेंगे, तो 2 इंटू ये, यानी कि टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है, हमने कंसीडर किया क्या, मास। अब वो जैसे ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या हो गई होगी, स्पेस है ना, लेकिन हमने उसको एक सिस्टम कंसीडर किया, तो एक्सटर्नल फोर्स को हमने भूल ही गए उसके ऊपर, ठीक है। तो हमने इसलिए इसका, यानी कि टाइम का इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ा। एग्जामिनर कई बार टाइम देके यही घुमा देता है आपको। तो आइए 2 नीचे 6, तो -j प्लस 4 इंटू ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नीचे आ गया 4 to 6, ठीक। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्या क्या क्या, 4 12 -8 डिवाइड बाई 6। देखिए ध्यान से, 6 12 4 माइनस कर देंगे तो -8j, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हम लोग एग्जैक्टली लिखने वाले हैं, वो क्या लिखने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पे बोलिए, -8/3 आई कैप प्लस ये, तो इस तरह आपको कर लेना है। अब उसमें क्या कहा है, पोजीशन आफ्टर 2 से, मतलब 2 सेकेंड बाद कोलिजन के 2 सेकेंड बाद आपको इसका पोजीशन बताना है, यानी कोलाइड हुआ, कहाँ गया, कैसे गया, आपको उसका कोलिजन सॉरी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको 2 सेकेंड के बाद बतानी है। तो निकाल लोगे आप, ठीक है। तो 2 सेकेंड बाद आपको बतानी है, तो यार बता सकता है ना बंदा, है ना, आसान है। तो 2 सेकेंड किसका, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, कितने सेकेंड बाद, 2 सेकेंड। तो हम जबकि सिस्टम इसको मान लिए एक्सटर्नल फोर्स की बात है नहीं, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, यही कांस्टेंट आपकी वेलोसिटी उसके लिए रहेगी, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अगर बताना है तो सीधे सीधे क्या कर दो, यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, वो क्या है, -8/3 आई कैप -8/6 जे कैप, है ना, ये इंटू टाइम कर दो आप, सॉरी ये तो वो लिखा ना, तो ये इंटू, अगर यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं RCOM, है ना, तो इंटू 2 सेकेंड, खत्म, आंसर है। तो इस तरह आपको देख लेना है, ठीक है। तो आपका उसका भी आंसर मल्टीप्लाइड विद 2 सेकेंड्स करके इस तरह आ जाएगा, सिस्टम हमने उसको एज्यूम किया है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान हो गया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक चीज है, लास्ट टॉपिक आज की लेक्चर की, हंसना या रोना कल तुझसे मोहब्बत होना लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये। चलो भाई, इसको भी मैं आपको कैसे बताऊंगा, फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी आपको दे सकता हूं फॉर्मूला, है ना, ये है COM का,
ऑब्वियसली m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर प्लस m3 डेल्टा r3 वेक्टर है ना, नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 है ना, डॉट 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 इस तरह के वेक्टर में ध्यान देना है इसका। तो हमने कहा कि चल इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट यानी एप्लीकेशन को देखेंगे तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आता है ना, चमकता जाता है। आइए देखते हैं। उलाला उलाला आ, ये एक मान लीजिए प्लैंक है। क्या है? प्लैंक है। नहीं प्लैंक नहीं, मजा नहीं आएगा ना, नाव ले लेते हैं और तैर लेते हैं प्लैंक को, तो फीलिंग आएगी। तो ये मान लीजिए कि ऐसी एक नाव है, हाँ नाव है, ठीक है। तो ये नाव है, ऐसे इसमें सरफेस है, वैसा नहीं कि इसी तरह है, ठीक है, ये सरफेस है, ये एंड ही हमको कंसीडर करना है, ठीक। और ये पानी पानी है, पानी पानी पानी, हाँ ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो इसकी लेंथ है वो 10 मीटर है। एक आदमी है यहाँ पे खड़ा जिसका वेट 40 है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है जिसका वेट 50 है। नाव का वेट जो है 40 50 110 kg है ना, कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए इसलिए। तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये है अमित और ये है ब्रिजेश, बी, ए और बी। तो इन दोनों को क्या करना है? उसने कहा कि आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास में नहीं हाँ, ये क्वेश्चन कुछ अलग करते हैं। ये और ये दोनों जब एक दूसरे की पोजीशन को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास क्या कुछ होगा या नहीं होगा, जो भी है। लेकिन ये प्लैंक अगर नहीं होगा तो ये प्लैंक बार बार याद आ रहा है, ये नाव कितना डिस्प्लेस करेगी, है ना, पानी में कितना आगे पीछे होगी, आगे होगी पीछे होगी, आपको पता नहीं। हमने कहा ठीक है चलो, और बोल रहे कि ये दोनों आपको वो भी बताना है कि ये नाव कितनी आगे पीछे होगी जब ये दोनों बीच में आके मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं देखते हैं इसको फटाफट, बड़ा आसान है यार। तो हमने कहा कि चल भाई ए आज अभी ब्रिजेश अमित, अमित ब्रिजेश, मास भाई रहेगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमने कहा 50 kg 110 kg ये है, ये 10 मीटर है। तो अब हमने कहा कि चल ठीक है, ये पोजीशन है। हमने ऐसा माना कि ये नाव जो है ना, ये इधर की तरफ x जा रही है, x यानी कि सब लोग x किधर, क्यों प्लेटफॉर्म ही x जा रहा है, तो हम भी x उसमें तो जाएंगे, है ना, x। हमने क्या सिस्टम एज्यूम कर लिया, यानी कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास क्या, 0, नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, यानी कि डेल्टा आर सी ओ एम अपने लिए क्या आ गया 0, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू, हमने कहा कि ये यहां गया तो इसको हम लोग लेते हैं 0,0। बच्चे गलती क्या करते हैं, लेने में ही गलती कर देते हैं ना। यहां आएगा तो लिखेंगे 40 इंटू, यहां पे आया तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आएगा, हाँ इंटू, ठीक है 10। लेकिन एक और हुआ उसमें, x भी आया है, वो x ये आगे प्लस, इसका इसी तरह लिखेंगे 50 फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या है, ये इधर गया फाइनल 0 माइनस 10 पे पहले था ना, यहां से ये 10 मीटर पे था, तो 0 माइनस 10 माइनस 10 और प्लस x, माइनस 10 प्लस x प्लस
110 क्या आएगा? हमने कहा कि यार ये नाव जो है ये 110 है ना, ये x मूव कर रहा है, डिवाइड बाई 200, ये तो 0 ही है, 200 का मतलब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या आता है। तो ये आ गया 400 माइनस 500 है ना, 400 माइनस 500, और ये 50x 40x 90x एंड ये 200x। Hmm? 50x 40x 90x एंड ये 110। आंसर x की वैल्यू ये कितना आया, -100, उधर गया 100 है ना, डिवाइड बाई यानी x पॉजिटिव में ही आ रहा है ना आंसर अपना, यानी कि सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट सिस्टम अगर हमने एज्यूम किया, नो एक्सटर्नल फोर्स, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो कांस्टेंट होगी, तो नाव को 1/2 मीटर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि जो दोनों बीच में आएंगे सेम चीज, क्या 40 कितना आया भाई, फाइनल माइनस इनिशियल 5 प्लस एक्स, डैश ले लेते हैं इस बार क्योंकि एक्स वहां पे लिया है, सेम क्वेश्चन, प्लस 50 माइनस 5 है ना यहाँ पे ना, तो ये कितना है, ये 5, ये कितना है 10 है, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस एक्स डैश प्लस 110 एक्स डैश डिवाइड बाई 200। ठीक है, और इज इक्वल्स टू इस बार भी वही, ये तो 0, ये कितना आ गया 40 एक्स डैश उतना ही, और लेकिन ये आएगा कितना 200 माइनस 225, 250, ये आ गया 200 माइनस 250, 200 माइनस 250 और प्लस 200x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपको 50/200, ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 तब इतना आएगा 1/4 है ना, 1/4। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि अब क्योंकि ये बहुत ही मतलब जेन्युइन टाइप का एग्जांपल है, आपको बहुत जगह ही मिल जाएगा ये। थोड़ा देखें टाइम कितना हो, टाइम भी काफ़ी हो गया, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। ये जेन्युइन एग्जांपल है, बहुत सारे और भी पुली के भी आते हैं। पुली में 2 ब्लॉक लटके हुए हैं, दोनों का एक साथ मतलब कि एक साथ सिस्टम कंसिडर करो और उन दोनों का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ, तो कुछ भी नहीं है, फालतू, बहुत फालतू है। क्या करना है, जैसे कि एक मास नीचे एक मास ऊपर है, उसका भी बता देते हैं। एक जगह आया था तो याद आया तो बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये पुली है, एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक यहाँ है, तो ये नीचे आएगा ए से, ये ऊपर से जाएगा ए, है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन मान लीजिए कि मास m1 है, ये m2 है, तो कुछ करना नहीं है, बस सिंपली m1 मान लीजिए कि इसको a1 लेते हैं और इसको a2 लेते हैं, तो m1 a1 ऊपर की तरफ, तो a j कैप प्लस m2 a2 नीचे की तरफ माइनस a j कैप, ये डिवाइड बाई m1 प्लस, ठीक है। और a की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, कैसे, है ना, उस तरह निकाले तो वहाँ पे आपको भर देना, आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस तरह मिलती रहेंगी, जितना आप ढूंढोगे कम है ये, लेकिन जेन्युइन है,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का एकदम जेन्युइन, एकदम जनरल बेसिक एग्जांपल, इससे आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि क्या चीज़ है होके आ रही है, जिसमें 1/4 आंसर आएगा। ठीक है, माइनस में, अरे यार ये कैसे आ रहा है, तो ये है 200 उधर जाएगा, हाँ ठीक है, तो 50/200 बरोबर है, तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे करिए, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए, दम लगा के झोंक दीजिए पूरा, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा अगर हेल्प आपको मिले, ऐसा लगे, तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए। मैं थोड़ा चैनल को आगे लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए ही है, बस इतना ही कहूँगा। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, बटन दब जानी चाहिए, चाहे जो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।